दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम यू ऑल टू ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम 2021 की जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे, जो डीजीएस और एमपीजीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है। इसमें देखिए क्वेश्चन आता है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर कन्विक्शन हो सकता है। तो इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन ओनली व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज ट्रू एंड वॉलेंट्री। इस केस में 3 जज बेंच थी और इसमें क्या होता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन हो सकता है, कोर्ट ने कहा, लेकिन जो वो ट्रू और वॉलेंट्री होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ट्रू और वॉलेंट्री होना चाहिए कन्विक्शन करने के लिए। डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रू और वॉलेंट्री होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। नेक्स्ट देखते हैं राजकुमार साबू। देखिए साबू है, ठीक है, वर्सेस साबू थर्ड प्राइवेट लिमिटेड के केस में। इसमें क्वेश्चन था कि क्या मेरे लैंग्वेज के आधार पर केस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस केस में जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की केस में इन्होंने कहा था है क्रिमिनल केस कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी मेरली बिकॉज द पार्टी डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट विच हैज ज्यूरिसडिक्शन टू हियर द केस। इस केस में मेन बेसिकली एक था कि ये जो केस है कोर्ट की भाषा को अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो इस आधार पर केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस केस में कहा गया। इस केस में राजकुमार साहू थे जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस पेंडिंग था और वो सलेम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, ठीक है। और कोर्ट की लैंग्वेज वहाँ पे तमिलनाडु की लैंग्वेज जो थी वो तमिल लैंग्वेज चल रही थी। तो इस पर्सन ने कहा कि मुझे कोर्ट की तमिल लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, आप इस मामले को दिल्ली में ट्रांसफ़र करो, वहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में जो भी होगी हमारी प्रोसीडिंग चलेगी, उससे मुझे समझ में भी आएगी, ठीक है। तो वो इसमें क्या कहा गया, जो कोर्ट है उसने कहा कि हम आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो उस आधार पर जो कोर्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, एक ट्रांसलेटर को अपॉइंट कर सकती है आपके लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है लैंग्वेज की बेसिस पर केस ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। तो आंसर है नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे कोई अदर ग्राउंड आता है साथ में तो बात देखी जाएगी, ठीक है, अलग बात है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा गया था, क्या कहा गया था कि कोर्ट जो है ट्रांसफ़र नहीं करेगी केस लैंग्वेज के आधार पर, लेकिन ट्रांसलेटर को अपॉइंट करवा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये 2 बेंच जज है, ठीक है, 2 जज बेंच है इसमें। और इसमें पूछा है कि विल हबेस कॉर्पस पिटिशन लाई अगेंस्ट रिमांड ऑर्डर। क्या हबेस कॉर्पस पिटिशन रिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट लाई कर सकती है। इस केस में कोर्ट ने कहा अगर आपका जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी इलीगल है और कोर्ट ने बिना जुरिस्डिक्शन के देखा है तो हम आपकी हबेस कॉर्पस की पिटिशन को एंटरटेन कर सकते हैं। और अगर जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी इलीगल नहीं है और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो इस सिचुएशन में एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। क्या अगर जुडिशियल कस्टडी इलीगल है, पुलिस कस्टडी इलीगल है तो उस केस में क्या होगा, जुरिस्डिक्शन इस सिचुएशन में एंटरटेन नहीं की जाएगी। 2 जज बेंच ने ऑब्जर्व किया था ये कि जो हैबिस कॉर्पस पिटिशन है चैलेंजिंग अ रिमांड ऑर्डर कैन बी एंटरटेन ओनली इफ द रिमांड इज एब्सोल्युटली इलीगल। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी कस्टडी, पुलिस कस्टडी हो चाहे जुडिशियल कस्टडी इलीगल है तभी जुरिस्डिक्शन इसमें हबेस कॉर्पस की पिटिशन को एंटरटेन किया जाएगा, और अगर इलीगल नहीं है तो इस रिट पिटिशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये किसमें पूछा था, गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। इसमें क्वेश्चन ही रेज हुआ था विल हबेस कॉर्पस पिटिशन लाई अगेंस्ट रिमांड ऑर्डर और नॉट। नेक्स्ट देखेंगे करते विश्व बंधु वर्सेस श्री कृष्ण एंड अदर के केस में। ये बात करता है ऑर्डर 9 रूल 13 की, ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी। सुप्रीम कोर्ट होल्ड डिफेंडेंट हु रिफ्यूज समन्स नॉट एंटाइटल्ड टू सीक सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री। देखिए सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया था और कहा था कि अगर कोई भी पर्सन सम्मन लेने को रिफ्यूज़ कर देता है तो वो एंटाइटल नहीं होगा एक्स पार्टे डिग्री को सेट असाइड करने के लिए, ठीक है। विश्व बंधु वर्सेस श्री कृष्ण एंड अदर के केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने। केस में हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था एक्स पार्टे डिग्री को सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी में। लेकिन जो बेंच था श्री जस्टिस उदय उमेश ललित जी की बेंच एंड एस रविंद्र भट्ट जी की,
ठीक है, एस रविंद्र भट्ट जी की बेंच थी। उन्होंने बोला कि जो सब रूल 5 ऑफ ऑर्डर, उन्होंने बोला कि जो ऑर्डर 5 रूल 9 है, सीपीसी का ऑर्डर 5 रूल 9 है, उसके सब रूल में कहा गया है कि अगर कोई भी डिफेंडेंट या उसका एजेंट रिफ्यूज़ कर देता है पोस्टल आर्टिकल्स को लेने के, मतलब कोई भी सम्मन अगर उन्हें दिया जा रहा है और उसको लेने से क्या कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि जो सम्मन है वो ड्यूली सर्व हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया था कि सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री का, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंडेंट जो भी रिफ्यूज़ कर रहा है सम्मन को लेने के लिए, तो उसमें वो एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए एंटाइटल नहीं होगा। ये विश्व बंधु वर्सेस श्री कृष्ण एंड अदर के केस में का है। नेक्स्ट बात करेंगे जिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मनोज गोयल का केस है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट, इसमें 138 नेगोशिएबल एक्ट की बात हुई है, ठीक है। कंप्लेंट कैन नॉट बी प्रोसीडेड विद वंस द अक्यूज एंड कंप्लेनेंट एंटर इनटू अ सेटलमेंट एग्रीमेंट। इसमें कहा गया नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट और डिसऑनर ऑफ चेक इश्यूड सब्सिक्वेंट टू इट वुड बी गिव राइज टू अ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन attracting liability of under section 138 of negotiable instrument act and other remedies under civil and criminal case। अगर कोई भी देखे, अगर कोई चेक डिसऑनर का मामला चलता है, ठीक है, चेक डिसऑनर का मामला होता है और उसमें क्या होता है, जो पार्टीज हैं आपस में ही सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लेती है, सेटलमेंट कर लेती है, तो कोर्ट यहाँ पे मना नहीं करती, ठीक है। और कुछ ऐसे ही इस केस में हुआ था, इस पार्टी ने मिलकर सेटलमेंट एग्रीमेंट कर दिया, बट जो सेटलमेंट एग्रीमेंट था उस पार्टी ने उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया, उसको जो टर्म्स एंड कंडीशंस को उसको फॉलो नहीं किया। अब इस क्वेश्चन आता है, क्या जो डिसऑनर का केस है यहाँ पे फाइल हो सकता है दोबारा से? तो इस केस में कोर्ट ने बताया कि कंप्लेंट कैनॉट बी प्रोसीडेड। अगर एक्यूज और कॉम्प्लेनेंट आपस में सेटलमेंट एग्रीमेंट कर देते हैं तो उसके बाद सेक्शन 138 में कंप्लेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है सेटलमेंट एग्रीमेंट का, तो फिर क्या होगा? तो इसी केस में कोर्ट ने कहा है कि अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है सेटलमेंट एग्रीमेंट का या सब्सिक्वेंटली चेक डिसऑनर हो गया है, मतलब दोबारा से कोई चेक जो है डिसऑनर हो गया है, तो उसमें क्या होगा, अपने आप में ऐसा एक नया कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा यहाँ पे? अपने आप में ये एक नया कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड अदर रेमेडीज अंडर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई भी सेटलमेंट एग्रीमेंट हो रहा है और उसमें दोबारा से कोई चैनल डिसऑनर हो गया और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन कोई फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उसमें माना जाएगा कि ये नया फ्रेश ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है जो अट्रैक्ट करता है अंडर सेक्शन 130 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, या फिर कोई अदर रेमेडीज जो सिविल और क्रिमिनल लॉ के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम मिल्खी राम वर्सेस हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस है। सिविल कोर्ट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अ सूट स्ट्रक्चर्ड ऑन प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसमें सिविल कोर्ट ने उन मामलों को डिस्कस नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में देखिए तो नॉर्मल है कि जो कोर्ट है वो क्या करेगी, वो सिविल कोर्ट के मामलों को डिस्कस नहीं करेगी जो ऑलरेडी किसी अदर लॉ के अंदर आता है, जैसे कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फॉरम हो गया, कंज्यूमर फॉरम हो गया, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर ऑलरेडी फॉरम जो बनाए गए हैं, जैसे BCI की जो कोर्ट्स अलग होती हैं, तो उसमें पर्सन उस केस से रिलेटेड उन फॉर्म में जाएगा, ना कि सिविल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। बट मिल्खा सिंह के इस केस में क्या होता है, मिल्की राम हिमाचल के एक डिस्कॉम ऑफिसर थे, एम्प्लॉय थे, उसको ऑफिस से उनको क्या किया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था और उस पर्सन ने सिविल कोर्ट में जाके कंप्लेन कर दी थी। तो इसमें केस में ये भी कहा कि अगर लिटिगेंट के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉमन लॉ के अंदर रेमेडी ले सकता है या फॉरम पे जाता है, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए दो, कॉमन लॉ रेमेडी लेने का या फॉरम में जाके कोर्ट को केस को फाइल करने का, ठीक है। और वो अगर कॉमन लॉ की रेमेडी मांगता है तो ही में चूज आइदर सिविल कोर्ट और इंडस्ट्रियल फॉरम, दोनों में से एक ही उसको चूज करना होगा। बट लेकिन ऐसा क्या होता है, हर मैटर्स में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ वहाँ पे होगा जहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज सिंह वर्सेस चरण सिंह का केस है। इसमें क्या है, ये बात करता है ऑर्डर 8 रूल 1 CPC की, ठीक है। ऑर्डर 8 रूल 1 CPC की बात कर रहा है। इसमें पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, ये रिटन स्टेटमेंट है, ठीक है, इज डायरेक्टरी इन सिविल सूट बट मैंडेटरी इन कमर्शियल सूट्स। सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है कि जो रिटन स्टेटमेंट का
फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टरी है सिविल सूट में, लेकिन कमर्शियल सूट में इसको मैंडेटरी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है जो 90 दिन का पीरियड होता है अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 CPC के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का, वो क्या होगा सिविल सूट में, वो डायरेक्टरी होगा। और जो प्रोविजन ऑफ 8 रूल 1 CPC अगर मैंडेटरी होगा कमर्शियल कोड के अंदर, ठीक है, कमर्शियल एक्ट 2015 के अंदर। CPC के अंदर क्या होगा, सिविल सूट के अंदर जो हमारा 90 डेज का टाइम पीरियड है वो रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 रूल 1 में डायरेक्टरी माना जाएगा। और जो कमर्शियल कोड एक्ट 2015 के अंदर अगर ये प्रोविजन ऑर्डर 8 रूल 1 CPC का अगर इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, मैंडेटरी माना जाएगा। ठीक है, ऐसा स्वराज सिंह वर्सेस चरण सिंह के केस में बताया था ऑर्डर 8 रूल 1 में। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस विकास कुमार सिंह का केस है। इसमें पूछा रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इश्यूड डायरेक्टिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर प्रमोशन। इसमें क्या देखिए मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस हमेशा क्या होती है, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी होता है, ये प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं होता, पहली बात। और इस केस में कहा है अगर कोई भी डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस का मापदंड रखता है तो जो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मैंडेमस का रिट जारी नहीं करवा सकते। ठीक है, अब जैसे देखिए कोई भी हम कंपनी है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब उसको प्रमोशन करना है तो उसकी कुछ क्वालिफाइंग होगा कि भाई इसको 10 साल तक इस सर्विस में रहना पड़ेगा तब इसका प्रमोशन होगा। तो इसमें भाई हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई नहीं ये चीज़ को क्वैश करो, इस चीज़ में नहीं ऐसा होना चाहिए, आप इसके खिलाफ जजमेंट दो कोर्ट के पास। तो इस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम के पास हम नहीं जा सकते, मैंडेमेंट्स की रिट को जारी नहीं करवा सकते। ठीक है, जो क्वालिफाइंग सर्विस का मापदंड है उसको हमें देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस जीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। इसमें क्या है, existence of arbitration clause does not debar court from entertaining a writ petition in contractual matter। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज का एग्जिस्टेंस है किसी केस में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकते, रिट जुरिस्डिक्शन आपका खत्म यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यू कैन आल्सो गेट द रिलीफ अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन गेट द रिलीफ इन रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज का एग्जिस्टेंस है किसी केस में तो उस केस में आपका रिट जुरिस्डिक्शन और रिट पिटिशन आप फाइल क्या कर सकते हैं, यहाँ पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। आपका यहाँ पे वो रिट पिटिशन का फाइल रिट पिटिशन का जो फाइल है हमारी उसको आप क्या करेंगे, उसको आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं केस को। रिट जुरिस्डिक्शन का यहाँ पे खत्म नहीं होता, जुरिस्डिक्शन क्या होगा यहाँ पे खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस इन ह्यूमन कंडीशन एट क्वारंटीन सेंटर्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग बेटर ट्रीटमेंट टू कोरोना पॉजिटिव। इसमें क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी एप्लीकेबल टू कोर्ट ऑर्डर, पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन शुड बी कंसिडर्ड। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कोर्ट के ऑर्डर पे भी एप्लीकेबल होगी ही होगी। कोविड के टाइम पर देखिए क्या होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि यूपी गवर्नमेंट को कि हर हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज़ 30 डेज में एप्लीकेबल हो जानी चाहिए। देखिए ये तो इम्पॉसिबल टास्क था ना, ऑक्सीजन फैसिलिटी, बेड सब ये सब अवेलेबल होना चाहिए, तो ये क्या था, इम्पॉसिबल था। अब इसके अगेंस्ट पे सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था और उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पहले तो हाई कोर्ट के केस को स्टे लगाया, ये जो इसने जजमेंट दी थी, इसने जो बोला था कि ये जो ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना था, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के जो भी ऑर्डर्स थे उसको पहले वहाँ पे स्टे करा और कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाया कि हाई कोर्ट शुड अवॉइड पासिंग ऑर्डर दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। मेनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कोर्ट के ऑर्डर पर भी एप्लीकेबल होगा। कोर्ट ने कहा कोई भी पॉसिबल हो सके वो ऑर्डर दे, आप कुछ भी ऑर्डर ना दें, जो इम्पॉसिबल ऑर्डर है आप उसको नहीं दे सकते, आपको वही ऑर्डर देने चाहिए, जजमेंट वही चीज़ देनी चाहिए जो भाई पॉसिबल हो करने के लिए। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट जो भी केसेस थे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप भी चलते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। थैंक यू सो मच।